प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। हम इस तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम जो इस तरीके से आपको टिक लगा करके आपको दिखाते थे वो भी नहीं दिखाएंगे। वो कारण ये है कि हम कोशिश करेंगे, आपके पास देखो टाइम भी कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको आपको बताना भी है, लेकिन समझ में आपको पूरा आएगा। वीडियो आप ध्यान से देखें। यहाँ देखिए, ये प्रश्न है आपका कि सोडियम सल्फेट है, इसने बेरियम क्लोराइड से बच्चों क्रिया करी, तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ, बेरियम ने सोडियम को भगा दिया तो BaSO4 बन गया, और सोडियम ने क्या किया? क्लोरीन को भगा दिया। माने बेरियम से क्लोरीन जुड़ा हुआ था, क्लोरीन से जुड़ गया, अब बेरियम को भगना पड़ा तो NaCl बन गया। अब बच्चों इसने इसको भगाया, तो बच्चों आपका जो आंसर यहाँ क्या बनेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया आंसर आपका बनेगा। कौन सा बनेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका आंसर करेक्ट है। फिर प्रश्न है आपका कि जो लोहा है, इस्पात है, माने लोहे के बर्तन हैं, इस्पात के बर्तन हैं, इनको अपन को जंग से बचाना है। तो क्या करेंगे बच्चों? अपन जिंक की कलई कर देंगे। क्या करेंगे? अपन जिंक की कलई कर देंगे, माने जस्ते की कलई कर देंगे। इसको बच्चों अपन गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, या सदलेपन भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहो या सदलेपन कहो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, लोहा और इस्पात के बर्तनों पर जंग लगना, इसको क्या कहा जाता है? ये भी पूछ लेते हैं, तो वो संक्षारण बोलते हैं। चांदी के बर्तन हैं, वो काले हो जाते हैं, वो भी संक्षारण है। तो चाहे लोहा हो, तांबा हो, स्टील हो, जब इनमें किसी न किसी प्रकार की जंग लगने लगती है तो इनको संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखते चलना है, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बच्चों चूना होता है ए ऑप्शन वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना होता है। इसमें बच्चों हम पानी मिला देते हैं तो आपका एक सूत्र बन जाता है CaOH2। यहाँ O गलत लिखा हुआ है, ये भी देख कर चलना आपको। तो बच्चों बुझा हुआ चूना माने चूना को पानी में घोल देते हैं तो चूना बुझ जाता है। बच्चों ये पानी गर्म भी हो जाता है, ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया भी है। तो इस ऊपर ध्यान मत देना, ये गलत लिखा हुआ है CaOH2। ये बच्चों आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यहाँ देखिए, जस्ता है, कॉपर सल्फेट है, इस तरीके का आपको परीक्षा में समीकरण मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, एक ही यहाँ पर तत्व दिया है, परमाणु दिया है। अगर दो होते तो पहले वाला ऑप्शन था द्विविस्थापन। अब माने द्विविस्थापन माने दो जनों ने विस्थापित किया था। अब यहाँ एक ही जन है, इसको जन अपन आदमी मान सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि हर विषय अपन लोगों से ही शुरू होता है। तो जस्ते ने क्या किया बच्चों? कॉपर को भगा दिया, क्योंकि जस्ता क्रियाशील है। क्रियाशीलता की जो सारणी होती है वो आपको याद हो जानी चाहिए। तो जस्ते ने बच्चों क्या किया? सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को भगा दिया। माना जस्ते ने कॉपर को कर दिया विस्थापित। अब विस्थापन कहाँ लिखा? ये लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों जो उपरोक्त दी गई अभिक्रिया है बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर और देख लेते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पोटेशियम जो है आपका, ये बच्चों सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। कैसे सर्वाधिक क्रियाशील है, समझो इसको। बच्चों क्या है, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं बच्चों, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो ऊपर से नीचे की जो आवर्त सारणी के वर्ग के जैसी एक सारणी है, मात्र उसमें एक ही अपन लाइन मान सकते हैं, तो वो आपको याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो तत्व है वो सर्वाधिक क्रियाशील है। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ कोई तत्व है, इसको विस्थापित कर देगा, इसको भी विस्थापित कर देगा, इसको ये इस तरीके से रहता है। हम बता देंगे आपको। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पोटेशियम जो है आपका सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अब बच्चे जल्दबाजी में सोडियम लगा देते हैं, तो सोडियम सही नहीं है, ठीक है। सोडियम क्योंकि ये भी देखो क्रियाशील है, लेकिन अब पोटेशियम भी ऑप्शन में दिया है तो आपका पोटेशियम आंसर एकदम यहाँ पर सही है बच्चों। ये सोडियम है, पोटेशियम, ये पहले समूह के तत्व हैं। आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्व बच्चों, इनकी जो संयोजकता होती है बच्चों एक होती है पहले समूह वालों की। इनको अपन क्षारीय धातु भी कहते हैं, इनको अपन क्षारीय धातु भी कहते हैं। अब बच्चों क्या है कि साग सब्जियां जो है आपकी जब बचती हैं, खाना बनता है अपना, तो वो बच जाती हैं साग सब्जियां, तो फिर क्या होता है? ये सड़ती हैं, जिस अपन गांव में सड़ना बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में विखंडन बोलते हैं,
ठीक है, विघटित हो जाती हैं ये। तो बच्चों इनमें ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। बच्चों ऊष्मा छिपी अभिक्रिया वो होती है जब कोई अभिक्रिया हो रही है, वो अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बनता है और गर्मी महसूस होती है, माने गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। अभी अपन ने देखा था पानी में अपन ने चूना मिलाया था, तो बच्चों बुझा हुआ चूना बन गया था, वो भी क्या थी? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है शाक सब्जियों का विघटन। अपना जो अपन भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन होता है, वो भी बच्चों क्या है? भोजन का पाचन। जो कोशिकाओं की बात हो रही है, इसको अपन ऐसे कहेंगे श्वसन। जो श्वसन है बच्चों, वो भी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। श्वसन का जो दहन है बच्चों, वो भी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। क्योंकि अब अपना अभी शरीर देखो, आप भले ही सर्दियों की बात हो, अभी तो गर्मी चल रही है, सर्दियाँ होती हैं, जब भी अपना शरीर गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं में श्वसन होता है, भोजन का दहन होता है, तो ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन है जो अपने अंदर, वो भी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटन भी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। मैग्नीशियम स्कूल में आपने प्रयोग किया होगा, वो भी एक दहन अभिक्रिया है। माने जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आया तो देख लेना आप। बच्चों इस पर भी प्रश्न बनता है अपक्षेपण पर, तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड का आता है हमेशा, इससे अलग नहीं आता कभी भी। अगर सिल्वर क्लोराइड आपके ऑप्शन में रहेगा या प्रश्न में रहेगा, वो आंसर आपका सही रहेगा। अब बच्चों उपचयन वायु अभिक्रिया है। अब देखो आपके सामने ये ऑप्शन है, ये बहुत सरल प्रश्न है आपका। उप माना होता है बच्चों उपस्थित होना। उपस्थित होना कौन सी, क्या उपस्थित होना अभिक्रिया में? ऑक्सीजन उपस्थित होना। इसी से हमेशा प्रश्न बनेगा उपचयन का और अपचयन का। तो उपचयन माने ऑक्सीजन का योग हो जावे, माने ऑक्सीजन उपस्थित हो जावे, वो उपचयन हो गई। जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन उपस्थित हो रही है, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन दूर जा रही होगी। तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ देखो उपचयन की बात करें, जब ऑक्सीजन आ रही है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। जब हमने बोला है कि इससे ही याद करना है आपको, उपचयन माने ऑक्सीजन उपस्थित होना, उपचयन अभिक्रिया। इसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसको। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण, सिंपल सी बात है। अब ये प्रश्न बच्चों आपके सामने, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कॉपर बन गया और एक पानी आपका बन गया। ये किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है? ये आपसे बच्चों यहाँ पर उन्होंने प्रश्न पूछा है। अच्छा प्रश्न है आपका। ये बच्चों इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जो बच्चों इसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। देखो ये कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, माने इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इसलिए यह अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स कहलाती है। कभी कभी वो यही ही पूछ लेते हैं कि वह अभिक्रिया इसमें अपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसको रेडॉक्स बोलते हैं। उपचयन क्या होता है हमने पहले ही बता दिया आपको। उपचयन क्या होता है हमने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अपन जो आपका प्रश्न है, ये देखो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, चौक स्कूल में जो लिखते हो बोर्ड पर वो चौक यही है। तो इसको हम जब गर्म करते हैं बच्चों तो कलई बनती है, चूना बनता है, कलई बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। माने इसका हुआ क्या? इसका विघटन हुआ। माने ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गई तो CaO और CO2 बची आपकी। तो इसका क्या होगा? इसका विघटन होगा, माने इसका वियोजन होगा। वियोजन माने टूटना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्या है परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं और बहुत सरल आते हैं, आपको घबराना नहीं है, बस सोच समझ के हल करना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। तो देखो अभी हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन उपस्थित हो रही हो तो उपचयन, ऑक्सीजन उपस्थित हो रही हो तो उपचयन। जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो रही है, ये कह रहा है ह्रास, माने ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो उप का उल्टा क्या होगा? अपचयन। दूर जाना ही अपचयन कहलाता है। दूर जाना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अभी देखो वही प्रश्न आ गया, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अच्छा, संक्षारण का सूत्र भी पूछते हैं आपसे कभी कभी, इसका सूत्र क्या है बच्चों आपका? ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। हमारे वीडियो में आपको इसका सूत्र भी मिल जाएगा आपको।
अब संकेत एवं सूत्रों के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? मैं संकेतों और सूत्रों के द्वारा अपन क्या व्यक्त करते हैं? एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। अब अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर, माने समीकरण में जो तीर लगा रहता है उसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अगर समान है, माने तो क्या है वो संतुलित कहलाएगा। अगर संतुलित, अगर तीर के पहले जो अभिकारक होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, और तीर के बाद होते हैं जो उत्पाद होते हैं, अगर इन दोनों की संख्या समान नहीं है बच्चों, तो वो असंतुलित कहलाता है। उसे कंकाली समीकरण भी, उन्हें असंतुलित को कंकाली भी कहते हैं। जब क्रियाकारकों और उत्पादों की संख्या समान हो जाए तो संतुलित। तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या है? संतुलित समीकरण। अब यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है कौन समीकरण असंतुलित है, कौन समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पर आप देखो ये शीशा माने जो लेड है आपका एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के हैं अपने, एक है। यहाँ नाइट्रोजन देखो के बच्चों के हैं, यहाँ दो हैं, क्योंकि दो इधर कोई स्टक लगा हुआ है तो दो नाइट्रोजन है। तो यहाँ देखो बच्चे आपके नाइट्रोजन एक है। तो अब ये नाइट्रोजन दो हैं तो इनको यहाँ पर दो लिख दो आप, तो दो नाइट्रोजन यहाँ हो जाएंगे। समझ रहे बात? अब दो नाइट्रोजन के बाद क्या है बच्चों, यहाँ दो दूनी चार ऑक्सीजन आपकी हो जाएंगी, ये 5 ऑक्सीजन, दो 7 ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन। समझ रहे बात? ये परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप दो लगाना है आपको, यहाँ पर दो लगाना है, यहाँ पर दो लगाना है, यहाँ पर दो लगाना है, और यहाँ आपको 3 लगाना है। तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है? देखो यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 ही है, ये तो असंतुलित हो गया आपका। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ये भी आपका असंतुलित है। यहाँ देखो Fe1 है, यहाँ Fe2 है, ये भी आपका असंतुलित है। यहाँ देखो पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 2, भाई साहब ये आपके सभी जो हैं असंतुलित है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ये भी आपका असंतुलित ही है। तो आपके ये आपका नहीं, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन ही होगा आपके। हाइड्रोजन 4 हैं तो दो दूनी 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। हाँ, तो ये आपका संतुलित है। अमोनियम नाइट्राइड का जो है आपका समीकरण ये बच्चों आपका संतुलित है। ठीक, गलती से हमसे हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें ये आपका तो प्रश्न तो सरल ही है, आपको जोड़ना ही तो है। ये क्रियाकारक हैं, ये अभी ये उत्पाद हैं, इनको जोड़ लेना आप। हमने जोड़ के भी दिखाया दो तो हमको उत्तर सही मिल गया। तो ऐसे ही आपको जोड़ना है। नाइट्रोजन गिल उधर, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, यहाँ भी दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 हैं इधर, तो अब देखो दो दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, जब एक ऑक्सीजन ये है और 2 का पहले यहाँ गुणा हो रहा है तो आपके 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आपको आंसर बच्चों निकालना है। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अभी एक प्रश्न अपन ने देखा था, उसमें क्या हुआ था? विघटन हुआ था, वियोजन हुआ था, विस्थापन हुआ था। तो बच्चों ऐसे नहीं, वो विस्थापन कहाँ हुआ था? वियोजन हुआ था, विघटन हुआ था, और अपघटन हुआ था। अपघटन माने बच्चों टूटना होता है। तो देखो एक हम आपको एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्नों के आंसर आपको समझाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप नए हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ऐसा करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी बात क्या कर रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को इसको गर्म किया था, टूट गया था, ये टूट गया था माने अपघटन हो गया था, माने विघटन हो गया था। तो जो अपघटन आंसर है आपका ये करेक्ट है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या होता है? टूट जाता है, माने अपघटन हो जाता है, माने विघटन हो जाता है। टूटना, अपघटन और वियोजन एक ही शब्द है, बस 3 प्रश्न बन जाएंगे। टूटना, अपघटन, वियोजन एक ही प्रश्न है। कभी अपघटन लिखेंगे वो, कभी वियोजन लिखेंगे, कभी टूटना भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, पानी है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, और ये पानी भी बनता है, वाष्पोषण जो क्रिया होती रहती है। तो बच्चों क्या है? ये प्रकाश रासायनिक क्रिया है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है।
तो इस तरीके से बच्चों ये परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट है, इसका जलीय विलयन है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दिया। हमने अभी आपको पहले बोला था कि सोडियम क्लोराइड है माने NaCl है, NaCl है, NaCl। यहाँ का जो Cl है आपका सिल्वर की जो Ag है तो AgCl, सिल्वर माने AgCl से क्रिया करेगा, क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड, ये बना दो सिल्वर क्लोराइड। हमने बोला था कि सिल्वर क्लोराइड कभी भी आपको दिख जाए, प्रश्न में दिख जाए, ऑप्शन में दिख जाए, तो उसका आंसर अपन को अवक्षेपण ही लगाना है, अवक्षेपण। ठीक है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, सिंपल सा प्रश्न है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अभी देखो प्रश्न है आपका कि 2AgBr माने पुराने ज़माने में बच्चों रील चलती थी, रील, उनसे ही फोटोग्राफी होती थी, रील चलती थी, उनसे ही बच्चों फोटोग्राफी होती थी। तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो AgBr जो है बच्चों, AgBr जो है बच्चों, ये Ag में अलग हो जाती थी और Br में ये अलग हो जाती थी, माने ये व्यूजन भी हो रहा है, ये व्यूजन भी यहाँ पर हो रहा है। ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। तो इसलिए आपका आंसर जो बच्चों ए डी है, ए एवं डी सी, ये आपका सही आपका ये आंसर है। अब बच्चों ये प्रश्न है आपका कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अभी अपन ने देखा था, इसके पहले ही तो देखा था समीकरण AgBr। बच्चों आपको पता है किताबों में बहुत सारे आंसर गलत रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे लोगों का YouTube चैनल जरूर देखना चाहिए। तो AgBr इसका करेक्ट आंसर, किताबों में इसको AgCl भी लिखा हुआ है, जबकि सही आंसर क्या है आपका AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का पुराने ज़माने में रील बनाने में इसका उपयोग होता था, रील माने फोटोग्राफी बनाने में इसका उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है, तांबे के ऊपर भी परत आ जाती है, क्या है बच्चों? ये संचारण का उदाहरण है, ये संचारण का उदाहरण है। हमने आपको भी बताया था। आप चिप्स की थैली हैं, आप बहुत नमकीन खाते हो, पता है, मैं बैठे बैठे नमकीन खाते रहते हो। अब बच्चों क्या है, हम आपको अभी एक नहीं हज़ारों कमेंट दिखाएंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे आप रुपए ले लो, 15 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 50 रुपये तक बोलती हैं वो, कि हमें PDF दे दो। अब देखो बच्चों, अब दो नीट का तो पेपर, वो जी का पेपर तो आने वाला है, समझ रहे बात? तो वो तो हमने मना कर दिया बच्चों से। अगर लालच होता तो अभी हम दे सकते हैं, हज़ारों रुपये कमा सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों को मना कर दिया। उस पर वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि नहीं, हम वो काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। हम पैसे ले लेंगे, कल परसों पेपर है, बताओ अब क्या कर लेंगे आप 2-3 दिन में? ठीक है, तो हमने कहा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो दे सकते हैं। तो नीट की तैयारी के लिए PDF किसी को चाहिए, अगर आप अभी बोलेंगे 1-2 दिन में, तो फिर हम उसमें थोड़ी मेहनत करके और अच्छा करके उसमें आपको दे सकते हैं। ठीक है, लालच होता तो अभी हम जी वालों को दे ना देते। ठीक है, अगर देखो कई अच्छे छात्र भी होते हैं, अगर किसी छात्र की इच्छा है तो कमेंट करें नीट वाले। बात कर रहे थे कि चिप्स की थैलियाँ होती हैं बच्चों, आप नमकीन खाते हैं बच्चों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस जो बच्चों बहुत अक्रिय है, अपने वायुमंडल में 78% होती है, 78%। तो अक्रिय होने के कारण जो है चिप्स के अंदर जो खाद्य पदार्थ भरे हैं, भोज्य पदार्थ भरे हैं, वो खराब नहीं होते हैं, उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए बच्चों नाइट्रोजन भर देते हैं, इसको हम विज्ञान की भाषा में विकृत गंधिता कहते हैं। जब भोजन खराब होता है तो भोजन खराब हो जाता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं, और इसको रोकने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। कक्षा 10वीं का ये प्रश्न है। अब प्रश्न है आपका, कौन सी गैस उपचयन, तो कौन सी गैस हो, ऐसी कौन सी गैस है जो उपचयन अभिक्रिया को धीमा कर दे? तो यहाँ ध्यान से समझना, उपचयन माने ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए। जब ऑक्सीजन उपस्थित होती तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। माने ये कह रहा कि जो उपचयन है माने ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ से क्रिया ना कर पाए, क्योंकि भोजन खराब होने लगता है। तो ऐसी कौन सी गैस है इस क्रिया को रोक देवे? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन ऐसी गैस है। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो उपचयन अभिक्रिया को धीमी कर देती है, और आपका भोजन जो है काफ़ी दिनों तक, साल भर तक आपका सही रहता है। अब प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तन जो हैं उनमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। देखो
आपने आपके बर्तन हैं उनने आपने उनको बंद कर दिया, माने उनमें वायु नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उपचयन की गति जो है बच्चों धीमी हो जाती है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। अब मोमबत्ती जो है बच्चों मोम पिघल रही है, मोम पिघल करके पुनः तो मोम यहाँ जल नहीं रही है। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मोम बच्चों पिघल नहीं रही, वो पिघल रही है, जल नहीं रही है। मोम का पिघलना और पुनः मोम बन जाना, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मान जब कोई आपका अभिकारक है, क्रिया कारक है, उससे कोई उत्पाद बन जाए, उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाए, तो ऐसे अभिक्रियाएँ, ऐसे प्रयोग वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी जलना की बात हो, कभी दहन की बात हो, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है बात। अब यहाँ देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। यहाँ लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। तो जलने वाली बात हो गई, तो सिंपल सी बात है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? श्वसन कैसे अभिक्रिया है? श्वसन हमने सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कैसे अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। कैसी होगी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण होगी। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में। यहाँ पर ध्यान दो, तो सिल्वर है माने चांदी है। अब चांदी ज़्यादा क्रियाशील है या कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है? देखो, जो कम क्रियाशील होती हैं वो महंगे होते हैं, इसको ऐसे समझो। अब पूछा आपसे कि सोना ज़्यादा क्रियाशील है कि सिल्वर क्रियाशील है? सोना महंगा है तो सोना कम क्रियाशील है। सिल्वर कॉपर की तुलना करो, कॉपर माने तांबा, तो सिल्वर महंगा है, चांदी महंगी है कॉपर से, तो सिल्वर कम क्रियाशील है। ऐसे अपन निकालेंगे तो कम होती है। किसी कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होती है? विस्थापित होती है। अभी अपने जस्ते का और कॉपर सल्फेट का जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई थी तो जिंक ने कॉपर को भगा दिया था। तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु भगा देती है, विस्थापित कर देती है, तो विस्थापित अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। इसका आंसर ये है, वो ये ऑप्शन वाला सही है। कौन ऑक्सीकारक है? बच्चों यहाँ प्रश्न है आपका कौन ऑक्सीकारक है। तो देखो कुछ प्रश्न देखो अगर परीक्षा में आप जैसे कि तैसे नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है। सूचना ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है। अवकारक की बात होती तो H2S सही होता, अवकारक की बात होती तो H2S आपका सही होता। तो अवकारक है आपका H2S। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भोजन खाया, खाने के बाद क्या करते हो आप? सांस नहीं लेते हो? सांस लेते हो। तो भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसको ऐसे और समझो, भोजन खाया आपने, ग्लूकोज खाया, C6H12O6 खाया, भोजन खाया, कोशिकाओं में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंच करके ऑक्सीजन से क्रिया करता है। दहन का समीकरण आपने याद तो किया होगा, वो श्वसन का समीकरण ऑक्सी श्वसन का, C6H12O6 प्लस O2। जब O2 जुड़ रही है तो सिंपल सी बात है ऑक्सीकरण है। भोजन अपने कोशिका में भोजन जाता है बच्चों, अपन जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन खून में मिल करके कोशिकाओं में जाता है, और ऑक्सीजन क्या काम करती है? दहन का काम करती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ जाती है और आपका ग्लूकोज जलने लगता है तो आप गर्म भी रहते हैं, आपका शरीर गर्म है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो भोजन का पचना बच्चों ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है? तो अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। इसके हिसाब से अगर बच्चों यहाँ कहीं ऑप्शन में परिवर्तित रहता तो आपका आंसर परिवर्तित ही सही होता। तो कोई इसमें तेज लिखा है, धीमा भी लिखा है, तो उत्प्रेरक ऐसे होते हैं बच्चों, एक गति को तेज भी करते हैं, गति को धीमा भी करते हैं। लेकिन अपन यहाँ अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो अपन अभिक्रिया की गति को तेज मानेंगे। अगर यहाँ लिखा रहता ताप वो परिवर्तन करना,
ताप परिवर्तित कर देता है या क्रिया की दर परिवर्तित कर देता है, तो वो ऑप्शन वाला अपना सही रहता है, परिवर्तित वाला। दो यौगिक अपने आयनों का, जो शुरू में प्रश्न था आपका, आप ध्यान करो कौन सा प्रश्न था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, वो पहले नंबर का प्रश्न था। तो ये लिखा है दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर देते हैं, इनने इनका आयन भगाया, इनने इनका आयन भगाया, या इनने अपना आयन दे दिया, उनने इनको अपना आयन दे दिया, तो दो लोगों को उभय बोलते हैं। अब कोई सर हम समझ में नहीं आया, उभय अलंकार देखा है, जहाँ शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार इसमें दो यौगिक वाली बात है। बोला क्या हमने, जब शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द और अर्थ दो बातें हो गई नहीं, तो यहाँ भी देखो दो यौगिक हो गए। ठीक है, जब दो यौगिक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि माने होता है उभय, उभय माने होता है द्वि, द्वि माने होता है उभय, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमने आपको पहले बताया, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रही हो और अपचयन, वो अवकरण भी हो रही हो। ऑक्सीकरण अपचयन, अवकरण है, इसको ही अपचयन कहते हैं। वो अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, अपचयन को ही अवकरण कहते हैं। बताओ अवकरण के और नाम क्या हैं? अवकरण को अपचयन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स बोलते हैं। प्रश्न है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है का विद्युत अपघटन होने पर जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ मिलेगी अपन को, एल्यूमिनियम अपन को कैथोड पर मिलना शुरू हो जाएगी। एनोड और कैथोड होते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बच्चों आपको कैथोड पर मिलना शुरू हो जाती है। अब बच्चों ये प्रश्न है आपका कंकाली समीकरण है, कंकाली समीकरण है। कंकाली माने कंकाल, कंकाल जब मांसपेशी नहीं तो कंकाल क्या काम का है, मांसपेशियाँ नहीं तो कंकाल क्या काम का है। तो कंकाली समीकरण बच्चों होता है असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित क्या होता है बच्चों, जो ऐसे कोई तीर है, तीर के पहले अभिकारक होते हैं, तीर के बाद उत्पाद होते हैं। अगर दोनों की संख्या समान नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो वो असंतुलित होता है। ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न है अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है। देखो अभिक्रिया हो रही है, कोई ठोस पदार्थ जो है जम गया अलग से, उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। ठोस पदार्थ अवस्थित हो गया है तो उसको अवक्षेपण बोलते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण बन जाता है तो उसको अवक्षेपण बोलेंगे। पृथक रूप से कोई ठोस पदार्थ अलग हो जाए तो उसे अवक्षेपण बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है कहलाती है। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में हो वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो आपका ये ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही प्रकाश का अवशोषण करके संपन्न होती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका सही आंसर है। इसी तरह बच्चों वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।